ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने ओम्स लॉ स्टार्ट किया था। ठीक है, हमने रेजिस्टेंस, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन जो होता है वो पढ़ा था कि V इज इक्वल टू I इंटू R। ओके, और उसके बाद अब हम नेक्स्ट ये पढ़ते हैं कि बेटा मार्केट में आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वगैरह आते हैं ना। ठीक है, उसमें क्या होता है, हर किसी में हमें सेम करंट की वैल्यू नहीं चाहिए होती। हमें करंट या तो इंक्रीज करना पड़ता है या फिर करंट को डिक्रीज करना पड़ता है। तो उसके लिए जो कंपोनेंट आते हैं उनमें से ये दो कंपोनेंट मैंने आपको शो किया। ठीक है, फर्स्ट आता है हमारा रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर जो होता है ना बेटा, ये एक प्लास्टिक टाइप की ऐसी बॉडी सी दिखती है, बहुत छोटी सी होती है और यहाँ पर ये वायर से होते हैं। ठीक है, और इस पर ना कुछ कलर बैंड बने होते हैं। ये कलर बैंड एक्चुअली कोड होता है कि ये कितने ओम का रेजिस्टेंस इस रजिस्टर ने कैरी कर रखा है। और क्योंकि इसका जो कोड के हिसाब से इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो फिक्स्ड होता है, इसलिए हम इसे फिक्स्ड रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, और रजिस्टर का जो आपका सिंबल होता है वो आपको मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रियोस्टेट। ठीक है, रियोस्टेट क्या होता है, मोस्टली जब हम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह लैब में परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो हम वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। यानी कि ऐसा रजिस्टर जिसके थ्रू हम अपने सर्किट में रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसका सिंबल देखो, जिगजैग जिगजैग, सेम फिक्स रजिस्टर की तरह है, बट इसमें एक स्लैंट एरो भी बना हुआ है कि मतलब ये फिक्स नहीं है। ओके ओके बेटा, तो ये जो हमारा रियोस्टेट है ना, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस को शो करता है, ठीक है, इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी एंड टर्मिनल सी। टर्मिनल सी जो के साथ एक स्केल सी दिख रही है, ये लगी होती है, और प्लस इसमें एक स्लाइडिंग पार्ट होता है। ठीक है, इसका यूज हम मोस्टली लैब्स में करते हैं। ठीक है, जब अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट हम सेटअप करते हैं तो इस स्लाइडिंग पार्ट को हम धीरे धीरे जब इस स्केल में हम जब टर्मिनल सी की तरफ मूव करेंगे ना, इसका मतलब हम अपने सर्किट का रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं। और जितना ये सी टर्मिनल से स्लाइडिंग पार्ट दूर होगा, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस आपके सर्किट में डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, अगर मान लो कि हमारे पास एक सर्किट है। ठीक है, सर्किट में हमने डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स हैं वो यूज कर रहे हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक नाइक्रोम वायर है, हमने वो यूज कर रखा है। उसके बाद 10 वॉट का बल्ब है और एक टॉर्च बल्ब है जिसकी पावर आपको बता अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 वॉट के आसपास होती है। ठीक है, तो जब हम इसको अपने दो टर्मिनल है एक्स और वाई, इस टर्मिनल के बीच में इन्हें सेट करके इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करेंगे, तो नाइक्रोम वायर आपको पता है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए इसका यूज हीटिंग एलिमेंट में भी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बल्ब में भी इस तरह के हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं जो कि हीट को आपकी लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं और बल्ब ग्लो कर देता है। क्योंकि 10 वॉट का बल्ब है, ठीक है, अगर उसे हम सर्किट में लगाएंगे तो ये कम ग्लो करेगा, बट जो 3 वॉट का बल्ब होगा वो इजिली बहुत ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, तो ऐसे ये होता क्यों है, ये किस तरह से कंडक्शन होती है इन मेटल्स में। ओके, होता क्या है, मान लो कि ये हमारा मेटल है। ठीक है, इसके अंदर एटम्स होंगे। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें तो एटम से बनी हुई है, और ये जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्ट होकर आ रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ये कितने स्मूथली इन मेटल से पास हो जाते हैं और हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में रेगुलरली फ्लो करते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि जो हमारा मेटल है वो गुड कंडक्टर है या फिर वो इंसुलेटर की तरह रिएक्ट करता है। अब कुछ कंडक्टर्स हैं। ठीक है, कंडक्टर सिंपली मीन्स हो गया कि जिसने भी इजिली इलेक्ट्रॉन्स को अपने से जाने दिया, यानी कि उसने उसे रेजिस्ट नहीं किया, स्मूथली उसको जाने दे रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम होगा, जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। ठीक है, और इंसुलेटर वो मेटल्स होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को पास होने नहीं देते या बहुत। ठीक है, तो इस तरह के मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। एग्जाम्पल्स आर ग्लास, हार्ड रबर, एवोनाइट, डायमंड एक्सेट्रा। ओके ओके बच्चों, तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो हमारा रेजिस्टेंस है ना, वो किन रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर में वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या आता है, ऑन इट्स लेंथ, यानी कि आपके कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, आपके वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, वो उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करता है। ठीक है, और जितना उसका क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको पता है ना,
लाइक अगर ये मेरी वायर है तो ये जो सर्कुलर पॉइंट आप देख रहे हो ये क्या होगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और अगर दूसरी वायर जो कि इससे काफी थिक है, ठीक है, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके एरिया की वैल्यू डिनोमिनेटर में है, ये जितनी बड़ी होगी आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही कम होगी, यानी कि जो वायर ज्यादा मोटी होगी वो कम रेजिस्टेंस शो करेगा, जो वायर पतली होगी वो ज्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा, ठीक है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, ओके, एक और है कि ये मटेरियल के नेचर पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि हम किस तरह का मटेरियल यूज कर रहे हैं, ओके। जब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बेटा कंबाइन करते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है, R यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर ओवर इट्स एरिया, ठीक है। और हम कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए एक और सिंबल यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं रो, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी आपको याद है जब हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, देन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट ऑफ द कंडक्टर होता है, ठीक है, जो भी आपके सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्ट। और वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए क्या यूज किया था ओम्स लॉ में, रेजिस्टेंस का, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, रॉ। रॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके। तो इसकी SI यूनिट बेटा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, एग्जाम में पूछी जाती है, ओम मीटर। इन केस के अगर आप भूल जाओ कि मैम नहीं याद आ रहा कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, तो आप कैसे निकालोगे, देखो आपको याद है कि जो रेजिस्टेंस है उसकी SI यूनिट क्या होती है बेटा, ओम, राइट। तो आपकी रेजिस्टिविटी जो होगी उसको आप एज अ रॉ लिख लो। लेंथ किस में होता है हमेशा, मीटर में। एरिया किस में होगा, पाई R स्क्वायर, R स्क्वायर यानी कि मीटर का आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आपका जो स्क्वायर है वो एक कट जाएगा, आपके पास क्या बचा, मीटर एंड ओम, ये मीटर वहां चला जाएगा, तो रॉ की आपकी SI यूनिट क्या बनी, ठीक है, मीटर ओम, ओके। चलिए ठीक है, अब इस रेजिस्टिविटी का यूज क्या है, ठीक है। तो बेटा देखो ये जो रेजिस्टिविटी है वो जितनी ही ज्यादा होगी आपका रेजिस्टेंस भी उतना ही उस मेटल में ज्यादा होगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो एक एज अ इंसुलेटर काम करेगा, ठीक है, या फिर लो कंडक्टिंग मटेरियल की तरह वो काम करेगा। देखो मेटल और अलॉयज जो होते हैं ना उनकी रेजिस्टिविटी वेरी लो होती है, कंपैरेटिवली 10⁻⁸ टू 10⁻⁻6 ओम मीटर के आसपास में, ठीक है। तो इस रेजिस्टिविटी के लिए ज्यादातर इन मटेरियल को इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक है। अलॉय लाइक नाइक्रोम, ठीक है, नाइक्रोम को हम जो है वो हीटिंग डिवाइसेस में ज्यादातर यूज करते हैं और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि नाइक्रोम वायर जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर तक टॉलरेट कर सकता है, अप्रोक्सीमेटली 1400 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। यहाँ तक ये जो नाइक्रोम जो मटेरियल है ना बेटा वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, यानी कि बर्न नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो इसको हम हीटिंग डिवाइसेस जैसे आपका गीजर हो गया, आपका हीटर हो गया या आपका आयरन हो गया, इन सब में हम नाइक्रोम वायर को एज एन एलिमेंट यूज करते हैं, ठीक है। टंगस्टन जो है वो हीट होने के बाद ग्लो करता है बहुत ज्यादा, इसलिए उन्हें बल्ब फिलामेंट में यूज किया जाता है। कॉपर और सिल्वर जो है इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा लो होती है। लो होने का मतलब क्या है, ये करंट को उतने ही अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं, इसलिए इन मेटल्स को ज्यादातर किसके लिए यूज किया जाता है, वायर्स में यूज किया जाता है, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। ओके, अब इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारे ये कॉन्सेप्ट ओके बेटा, अब इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे कुछ एनसीईआरटी के मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स लिए हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे समझकर तो हमें ये टॉपिक अपने और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे और हमें अगर इससे रिलेटेड जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे हम उसे आसानी से अटेम्प्ट कर सकेंगे। ओके, तो क्वेश्चन को समझना है एंड देन सॉल्व करना है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द आयरन एंड मर्क्यूरी इज गुड कंडक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी था, मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिखा है और इसके लिए साथ में आपको हिंट भी दिया हुआ है कि आप अपनी कंडक्टिविटी की जो लिस्ट दी हुई है एनसीईआरटी में बुक में, आप उसे चेक करके अपना आंसर दे सकते हैं। ओके, चलिए हम अपनी लिस्ट देखते हैं। लिस्ट में देखो बेटा, आयरन की वैल्यू कितनी है, 10 × 10⁻⁻8।
ठीक है, और मरकरी की कितनी है 94 इंटू 10⁻⁻8। अब 10⁻⁻8 10⁻⁻8 इन दोनों की वैल्यू तो सेम है, बट ये इसकी कितनी है 10 है और इसकी 94 है, तो ऑब्वियस है मरकरी की जो रजिस्टिविटी है वो आयरन के कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो आयरन जो होगा वो लो रजिस्टिविटी के साथ एक अच्छा हमारा क्या होगा, गुड कंडक्टर कंपैरेटिवली टू मरकरी। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, आयरन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना अटेम्प्ट करते हैं। विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। चलिए हम लिस्ट में देखते हैं। देखिए ये जो हमें एनसीईआरटी में लिस्ट दी गई है ना बेटा, इसमें हम सबकी रजिस्टिविटी चेक करते हैं। तो टॉप में जब आप देखोगे सिल्वर, ठीक है, इसकी सबसे लोएस्ट रजिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। इसका मतलब बेस्ट जो कंडक्टर होगा ना इन सारे मटेरियल्स में वो कौन है, सिल्वर। तो इसका आंसर क्या हुआ, आंसर इज सिल्वर। ओके, आपको क्वेश्चन को समझना है देन आपको आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज कांस्टेंट while the potential difference across its two ends is reduced to half. What change will occur in the current through it? देखो ये हमने जब स्टार्ट किया था ना ओम्स लॉ, वहां पर भी मैंने इसको जो सर्किट के डायग्राम है ना, आप देखना आपको वहां से भी ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए एक बार पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। वो कह रहा है रेजिस्टेंस जो है ना वो आपका क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। ओके, और इसके बाद वो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जो पहले V था, अब हमारा जो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस है वो पहले वाले का कितना है, हाफ। ठीक है, और हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा बेटा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि जितना V बढ़ेगा उतना ही हमारा I भी बढ़ेगा। तो जितना हमारा V रिड्यूस होगा I भी तो उतना ही रिड्यूस होगा। ठीक है, तो यानी कि इस सर्किट में जो हमारे करंट की वैल्यू है वो भी रिड्यूस होके कितनी हो जाएगी, नया करंट जो होगा इट विल बी द हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ओके, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आधा हो गया तो आपका करंट भी उस सर्किट में कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर 0.5 मिलीमीटर। चलिए तो सबसे पहले इन्होंने क्या दिया हुआ है, डायामीटर। ठीक है, डायमीटर दिए हैं। ठीक है, तो डायमीटर को हम D से लिख लेते हैं और कितनी है इसकी वैल्यू 0.5 mm। ठीक है बेटा, जब हम इसे सॉल्व करते हैं ना तो हम मिलीमीटर नहीं लेके चलते, हम क्या लेके चलते हैं, मीटर। ठीक है, तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज 1.6 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, रजिस्टिविटी यानी कि जिसको हम रॉ से शो करते हैं। ठीक है, कितना है इस कॉपर वायर का, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, हमें क्या पूछा गया है, लेंथ। ठीक है, ठीक है, ऑफ दिस वायर टू मेक इट रेजिस्टेंस 10 ओम। ठीक है, और आर हमें इसका कितना दिया हुआ है कि 10 ओम का रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए मुझे इसकी कितनी लेंथ लेनी होगी। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। ठीक है, और जब हम डायमीटर को डबल कर देंगे तब इसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला आप सबको पता है ना, क्या होता है, R इज इक्वल टू रॉ L बाय A। ठीक है, रॉ की वैल्यू हमारी सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻8। लेंथ हमें नहीं गिवन है, लेंथ हमें निकालनी है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा कितना है 0.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, आप चाहो तो 0.5/2 भी, क्योंकि हमें रेडियस लेना है, तो एरिया हम क्या लेंगे, πr²। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो आप एरिया लोगे वो क्या लोगे, πr², क्योंकि सर्कुलर होता है ना बेटा, वायर का एंड कैसा दिखेगा आपको, सर्कुलर ही तो दिखेगा। पाई की वैल्यू होती है 3.4। ठीक है, ये डायमीटर है और हमें क्या लेना है, रेडियस। तो 0.5/2
इंटू 10⁻³ स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? ओके, चलिए अब इसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा एरिया कितना आएगा, चाहो तो आप 0.25 भी लिख सकते हो। 0.25 इंटू 10⁻³ स्क्वायर। ठीक है, 0.5 का आधा कितना होगा, 2.5 ही तो होगा ना। ठीक है, ओके, अब इसे आप सॉल्व करते हैं। और रेजिस्टेंस कितना है हमारा, 10 का। ठीक है, हम लेंथ को एक साइड रख लेते हैं, बाकी सारी वैल्यू को सेकेंड साइड। 10 इंटू 0.25 इंटू 10⁻³ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, अब चलिए इसको ओपन करते हैं। 10 इंटू 0.25 यानी 25 का हम स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है 625 मिलता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 0.0625 और 10⁻³ है तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, 10⁻⁻6। ओके, और कुछ रह गया, ओके 3.14 यानी पाई की वैल्यू भी रह गई। तो ऊपर आप 3.14 पाई की वैल्यू लिख लो। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, ओके बेटा, तो हमने लास्ट अपनी वैल्यू पुट कर ली थी। 10 इंटू जो 10 है हमारा वो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 10 ओम। ठीक है, और हमें वायर की लेंथ निकालनी है हमारे कंडक्टर की। ठीक है, और हमारे जो आपकी जो डायमीटर जो दिया हुआ है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, वो कितना था, 0.5 mm। ठीक है, 5 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.25 mm इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, और जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.14। ठीक है, रजिस्टिविटी हमें कितनी गिवन है, 1.6 इंटू 10⁻⁻8। ओके, चलिए अब क्या हुआ ना बेटा, मुझे अपना फ़ोन होल्ड करके ये वीडियो बनाने में और प्लस लिखने में बहुत दिक्कत आ रही थी, तो मैंने इसका फर्दर पार्ट जो है वो पहले सॉल्व कर लिया है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, और जो आपका 20.25 का स्क्वायर है तो डेसिमल में भी क्या है आपके 10⁻⁻2 है। जब उसका सॉल्व करोगे तो -4 में आएगा आपके। तो यानी कि 4 डिजिट के बाद ही हमें डेसिमल अपना प्लेस करना है। ठीक है, 10⁻⁻3। ठीक है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 इंटू 3.14। ठीक है, अब देखो आगे इसकी जो 10⁻⁻ है ना, इसकी वैल्यूज़ को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि इसे फर्दर हमें जब सॉल्व करें तो हमें ईजी रहे। ठीक है, ये आपका 10⁻⁻6 है, ये आपका 10⁻⁻8 है डिनोमिनेटर में। ये ऊपर क्या आके क्या हो जाएगा, +8 फर्स्ट स्टेप। ठीक है, 3.14 से जब आप डेसिमल हटाओगे तो नीचे आपकी डिनोमिनेटर में 10⁻2 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जब 0.0625 से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10⁻4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 4 और +2 कितना हो गया, ये भी 6 हो गया ना। ठीक है, तो ये 6 ऊपर जाके -6 हो जाएगा, तो -6 विल बी -12। ठीक है, और क्या था हमारे पास, +8। चलिए इतने पार्ट को आपने समझ लिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -12 + 8 -4। ठीक है, कितनी आई इसकी वैल्यू, -4, 10⁻⁻4। ओके, और यहाँ पर देखो, यहाँ आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस था, ये 1.6 था। इसका डेसिमल हटाओगे, एक और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इंटू 10 क्या हो गया, 100। ठीक है, मीन्स 10⁻2, तो ये +2 ये -4। ठीक है, तो +2 -4 अब कितना रह गया, 10⁻⁻2। तो ओवरऑल आपके पास अब 10⁻⁻2 की वैल्यू रह गई। ठीक है, और अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और 16 से उसे डिवाइड करोगे। देखो मल्टीप्लाई करने पर मेरी वैल्यू कितनी आई है, 1,96,250। ठीक है, और जब मैंने इसको 16 से डिवाइड किया तब मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है अप्रोक्स 12,265। ठीक है, अब 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल प्लेस करोगे क्योंकि आपका फाइनल कितना आया था, 10⁻⁻2। तो 2 डिजिट के बाद जब आप डेसिमल प्लेस करोगे तो आपका आंसर आएगा 122.6
0.65 मीटर, और आप चाहो तो इसे राउंड ऑफ भी कर सकते हो, तो आपका फाइनल आंसर होगा 122.7 मीटर्स। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है कि भाई अगर मान लो जो हमें डायमीटर है उसकी वैल्यू डबल कर दी जाए, तो हमें पता है रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, राइट। तो यानी कि अगर आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और डी उसका आधा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। ठीक है, तो अगर डायमीटर की वैल्यू डबल हो जाएगी, यानी कि पहले जो भी वैल्यू थी उसकी डबल हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका 4 टाइम ओरिजिनल वैल्यू से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पहले d थी और अब आपकी 2d हो गई, ठीक है, तो 2d का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बेटा, 1/4d ही तो आएगा। ठीक है, तो पहले से इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो थी वो कितने टाइम्स रिड्यूस हुई है, 4 टाइम्स रिड्यूस होगी। ठीक है, तो पहले हमें कितनी क्वेश्चन में गिवन है कि हमें कितने ओम का रेजिस्टेंस डेवलप करना है, 10 ओम का। ठीक है, और इसका जब 4 टाइम्स जो रिड्यूस होगा, यानी कि 10 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो अब कितना रेजिस्टेंस रह गया, 2.5 ओम। ओके, थोड़ा सा लेंथी है, पर इसे अगर आप स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे तो आप इसे आराम से समझ भी पाएंगे और सॉल्व भी कर पाएंगे। ओके बेटा।